हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 16th और 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और जो भी इस वीडियो के नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, तो इन केस आपको वो चाहिए तो आप वहाँ से दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्राइस बहुत ही मिनिमल है, 30 रुपीज़ पर नोट्स। आपको कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैंने पर्सनली HRM के नोट्स भी बनाए हैं, सो आप उन सबको भी कंसिडर कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है critically examine the use of disguise in the play Rover. Discuss the significance of carnival setting in the Rover. तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये हमारी जो नॉवल है, जो कि बहुत बोरिंग और बहुत बड़ी नॉवल है, रोवर से है। तो इस नॉवल के रिगार्डिंग ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि डिस्गाइज का ये जो प्ले है अपना रोवर, क्या रोल है, उसको हमें एग्जामिन करना है बेसिकली क्रिटिकली, उस पर अपनी टिप्पणी देनी है अगर मैं सीधा सीधा लेमन लैंग्वेज में बोलूं। और हमें सिग्निफिकेंस बताना है कार्निवल सेटिंग का। अब देखो, हमारे जो ऑथर हैं एफ्रा बेंस, द रोवर इज a restoration comedy set during the carnival in Naples, a time of festivity, inversion and disguise. अब देखो, ये जो हमारा नॉवल है रोवर, ये रेस्टोरेशन कॉमेडी है। रेस्टोरेशन कॉमेडी यानी एक तो आप हमारा जो सब्जेक्ट है वही है हमारा 16th और 17th सेंचुरी के ड्रामा के रिगार्डिंग। तो जो रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन वर्ड जो एक ड्रामेटिक स्टाइल है, ड्रामा में जो राइटिंग्स होती है हमारी नॉवेल्स की, उसमें भी हमारे स्टाइल्स होते हैं। तो एक रेस्टोरेशन बेसिकली एक स्टाइल है जो कि इंग्लिश राइटर्स यूज करते थे। और हमें पता है ये स्टोरी नेपल्स जो ये एक जगह है, वहां पर एक कार्निवल हो रहा था, एक तरीके से फेस्टिवल हो रहा था। वहां पर कैसे डिस्गाइज होके आते हैं फ्लोरिडा हैना, डॉन पेड्रो, डॉन एंटोनियो, एवरी मतलब होते तो सभी लोग हैं उधर। और ये जो प्ले है, ये जेंडर के अराउंड पावर, लव, आइडेंटिटी थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉमिक एंड रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स। जो नॉवल है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगेन इसमें एक्चुअली अगर हम इसका माइंड मैप भी बनाएं, अगर हम, हमें पता है डॉन पेड्रो है, डॉन पेड्रो के सिस्टर्स हैं हैना, जो कि एक नन बनना चाहती है, लेकिन अगेन उसको भी किसी और से। तो ये जो नॉवल है अगेन ये बहुत कंफ्यूजिंग है इन टर्म्स ऑफ कि कौन किसके साथ है। अगर हम माइंड मैप भी बनाए तो भी इट विल बी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग, क्योंकि इतने सारे रोमांटिक एंगल्स हैं यहाँ पर। एंटेंगलमेंट से यहाँ पर एक्शन, अगर आप एक्चुअली वर्ड सर्च करें तो एंटेंगलमेंट और एक्शन को सिनोनिम्स बोला गया है। जो दो एलिमेंट है जो इस नॉवल में सबसे ज्यादा यूज हुए हैं वो है डिस्गाइज और कार्निवल सेटिंग। देखा जाए पूरा जो भी हमारा जो भी आगे स्टोरी पड़ी है वो मेन इन दो चीजों की वजह से बड़ी है। टुगेदर दीज डिवाइसेस अलाउ बेन टू क्वेश्चन social norms, especially regarding women's agency, class structures and romantic freedom. डिस्गाइज का क्या रोल है इसमें, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो डिस्गाइज है उसने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले करा है रोवर में। क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली जो वुमेन हैं, वो सोशल बाउंड्री से ट्रांसेंड कर रही हैं एंड टेक कंट्रोल ऑफ देयर डिजायर्स। जो वुमेन्स हैं हमारी, कौन कौन, हेलेना और फ्लोरिंडा, ये डिस्गाइज करके कार्निवल फेस्टिवल में जाती हैं। वो डिस्गाइज करके इसलिए जा पा रही क्यों, ट्रांसेंड करी सोशल बाउंड्रीज। ट्रांसेंड का यहाँ पर क्या मतलब है, ट्रांसेंड यानी कि आप अपनी रुकावट जो है, आप कोई चीज जो करना चाह रहे हो उसमें जो रुकावट है आप उसको पास कर रहे हो, ट्रांसेंड कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्गाइज की वजह से ही हेलेना और वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर
पा रही हैं या फिर उनका मन कर रहा है कार्निवल में जाने का, तो वो वहां जा रही है। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ वुमेन्स की मोबिलिटी यानी वुमेन्स का आना जाना और उनकी जो फ्रीडम होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो डिस्गाइज एक टूल की तरह काम करता है उनकी एम्पावरमेंट में। जस्ट फॉर इंस्टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जाम्पल अगर हमें बताना हो कि क्या हो रहा है। Helena, determined not to be forced into runnery, adopt gypsy disguise to pursue her love interest Wilmore। अब अच्छा, पहले तो जो हेलेना है, हेलेना वॉज, उसको फोर्स नहीं किया गया था कि फोर्स नहीं किया गया था कि उसको नन बनना है या फिर बल्कि वो क्या करती है, वो फ्लोरिडा नहीं है ना, वो जिप्सी बन जाती है। जिप्सी यानी कि आप कह सकते हो जैसे बंजारे हम कहते हैं जिसको, जिप्सी का मतलब वो हो गया, वो एक बंजारे की तरह डिस्गाइज होके आती है विलमोर को ये बताने के लिए कि हाँ कोई लड़की है जो तुमको पसंद करती है, अगर आपको स्टोरी याद है तो। इसी तरीके से फ्लोरिंडा जो है वो वेल्ड आइडेंटिटी करके आती, मतलब एक वेल यानी कि जैसे हमारे यहाँ दुपट्टा होता है जो औरतें पहनती, तो वो ऐसे वेल आइडेंटिटी करके आती ताकि वो जो अरेंज मैरिज उसके लिए की गई थी, डॉन पेड्रो जो कि हेलेना और फ्लोरिंडा का ब्रदर है, फ्लोरिंडा क्या करती है, वो दुपट्टे में आती है। अगेन क्यों आती है वो दुपट्टे में, वो सिंसियरिटी टेस्ट करना चाहती है बेलविल के लव के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर सुनो होता क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ। डॉन पेड्रो है वो ब्रदर है हेलेना का और फ्लोरिंडा का, ठीक है, हेलेना और फ्लोरिंडा का। अब डॉन पेड्रो क्या चाहता है कि फ्लोरिंडा और डॉन एंटोनियो, आई थिंक यही नाम था उसका, डॉन एंटोनियो शादी कर ले, लेकिन फ्लोरिंडा को पसंद है बेलविल, और जो कि इसको लेके बहुत लॉयल है फ्लोरिंडा को लेके। तो फ्लोरिंडा वेलविल के कमिटमेंट टेस्ट करना चाह रही थी। अब डॉन पेड्रो एंटोनियो क्यों चाहता था कि डॉन एंटोनियो शादी करे फ्लोरिंडा से। डॉन पेड्रो क्यों चाहता था कि डॉन एंटोनियो फ्लोरिंडा से शादी करे, क्योंकि डॉन एंटोनियो रिच था। जैसे बस थोड़ा क्योंकि कंफ्यूजिंग हो रहा था तो मैंने बता दिया। ये जो डिस्गाइज की गई थी ये एक कॉमिक कंफ्यूजन ये सिर्फ कॉमिक कंफ्यूजन नहीं देती, लेकिन इनका एक बहुत डीप पर्पस भी है। ये जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन characters to exercise agency over their lives, relationship, something they could not do openly in their social roles। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 16th और 17th सेंचुरी के ड्रामा की, अब उस टाइम पे सोशल नॉर्म्स बहुत थे, सोशल रोल्स सोसाइटी इतना एक्सेप्टिंग नहीं होती थी कि विमेन्स को यहाँ मतलब जाना। एट द सेम टाइम बैन critiques the fragility of male's desire। अगर आप देखा जाए तो बैन जो कि हमारे ऑथर है उन्होंने कितना स्टोरी से हमें कैसे समझाया कि मेल्स की जो डिजायर होती है वो बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत नाजुक होती है, शोइंग हाउ इजिली मैन आर सेड्यूस्ड बाय अपीयरेंसेस, कि कैसे वो बहक जाते लोगों के अपीयरेंसेस पे ही। As seen when Wilmore is easily swayed by each new masked women he meets। हमने देखा कि विलमोर जो है वो काफी अच्छा बहक जाता था कि जब भी वो देखता था किसी विमेन को, स्पेशली इवन वो अगर मास्क्ड हो तो। नॉट जस्ट दैट, हमको पता है कि जो फ्लोरिंडा है और डॉन एंटोनियो है, दे बोथ आर एंगेज्ड। उसके बाद भी डॉन एंटोनियो wants to be physical with whom, the prostitute which was there। मोर ओवर जो डिस्गाइज है वो कॉम्प्लिकेट कर देती है मॉरल टेरेन को। जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपीयरेंसेस के बेसिस में ज्यादा जज किया जाता था, लेकिन जो डिस्गाइज है वो फोर्स करता था दोनों कैरेक्टर और ऑडियंस को टू रिकंसिडर हाउ आइडेंटिटीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड
परफॉर्म। जो विलमोर है वो अपने आप को embodies the idea of performative identity. He constantly shift roles between soldier, lover और रेक। हमारा जो कैरेक्टर है विलमोर, अगेन जस्ट टू टेल यू कि विलमोर एक्चुअली हमारा बेलविल का फ्रेंड है, जो कि हमें पता है कि वो एक टाइम पे जो हमारे बेलविल की लवर है उसको यू नो एक अटेम्प्ट टू रेप करता है। अगेन तो हमने ये देखा है कि जो बेलविल है, सॉरी विलमोर है, उसकी आइडेंटिटी एक सोल्जर, लवर और एक रेक में बहुत हम कह सकते हैं हमने देखा है शिफ्ट होती रहती है। अब रेक का मतलब क्या है? रेक जैसे अगर कोई अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर आपको पैसे चाहिए होते हैं, यू नो लाइक लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। तो जैसे हमने देखा है कि अगर कोई इंसान है, जैसे हमने करप्शन देखा, मैं जैसे आपको पैसे का एग्जाम्पल देना चाह रही थी, करप्शन है, ठीक है। अब करप्शन होती है, इंसान ऑब्वियसली मनी के लिए करते, तो वो इंसान का कैरेक्टर जज करता है। इस केस में जो रेक है, अगेन फ्लोरिंडा, जो कि एक्चुअली थी एक्चुअली है लवर किसी बेलविल की, वो उसको रेप करने का अटेम्प्ट करता है। इवन दो उसने सोचा कि वो प्रोस्टिट्यूट है, बट वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। बट अगेन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कार्निवल का क्या सेटिंग था? एक बैकड्रॉप, कलरफुल बैकड्रॉप, सिर्फ कलरफुल बैकड्रॉप ही नहीं पर एक थीमेटिक डिवाइस भी है। पहली बार हमने यहाँ पर दो वर्ड्स पढ़े हैं। पहला वर्ड है बैकड्रॉप। अब बैकड्रॉप का मतलब क्या है? बैकड्रॉप का मतलब बेसिकली जैसे अगर आपने देखा हो, अगर कोई पीस होता है, पेंटेड पीस होता है, जो कि देखो हम यहाँ ड्रामा की बात करें, बट देन अगेन जैसे आपको मैं समझाऊं अगर, तो एक पेंटेड पीस ऑफ मटेरियल होता है जो कि स्टेज के पीछे, अगर मान ली जैसे अगर आप थिएटर में अगर ये प्ले देखते हो द रोवर, एक आप बहुत बार थिएटर में बैकग्राउंड में कलरफुल चीजें होती है। मान लो अगर हमें सी का व्यू दिखाना, तो पीछे प्ले में कुछ सी की सीनरीज पेंटेड होंगी, तो कलरफुल बैकड्रॉप उसको बोलते हैं। उसके अलावा हमने एक और वर्ड पढ़ा है, थीमेटिक डिवाइस। अब ये थीमेटिक डिवाइस का मतलब क्या है? ये अगेन थीमेटिक डिवाइस बेसिकली एक पोएट्री डिवाइस है, जो कि अगेन बहुत पोएटिक लिटरेरी डिवाइस जो भी आप कह लें, वो इसमें बहुत यूज होता है। तो इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद रोल रिवर्सल्स, सोशल लाइसेंस एंड द सस्पेंशन ऑफ कन्वेंशनल नॉर्म। जब कार्निवल हो रहा था, क्लास बाउंड्रीज वर, जेंडर रोल्स बिकम फ्लूइड और एंड हिडन डिजायर कम आउट टू द सरफेस। हमने ये देखा कि जब कार्निवल हो रहा था तो जेंडर रोल्स फ्लूइड हो गए से, और जो हमारी डिजायर्स थी, हमारे कैरेक्टर्स थी, वो काफी सरफेस पे आ गई थी। अभी कैसे डिजायर्स की बात करें, हमने जैसे देखा कि हमें पता था कि डॉन एंटोनियो वाज एंगेज टू फ्लोरिडा, लेकिन उसके बाद भी उसका डिजायर टू हैव सेक्स विद अ प्रोस्टिट्यूट वो बाहर आया। एंड उसके बाद हमने बहुत सारी चीज देखी। हमने विलमोर के साथ भी देखा कैसे बेलविल के जो फ्रेंड्स है वो कैसे उसको बोल एक तरीके से, अगर मेरे को सिंपल भाषा में समझाते हुए बोलना हो कि वो थोड़ा बोलते थे कि बेलविल तुम तो बस कमिटेड हो फ्लोरिंडा से। एक तो इतने नाम कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, एक्सप्लेन करते करते भी दिमाग खराब हो जाता है कि तुम तो सिर्फ उसके साथ कमिटेड हो, तुम किसी और पे नजर भी नहीं डालते हो, फलाना ढिमकाना।
बेसिकली एक जब आप डिस्गाइज होकर जा रहे हो वहां पर, तो अगेन ऑब्वियसली आपकी जो हिडन डिजायर्स हैं वो आ जाएंगी बाहर ऑब्वियसली कार्निवल में। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है प्रोवाइड करता है स्पेस वेयर कैरेक्टर्स एक्ट आउटसाइड देयर यूजुअल आइडेंटिटी से वो बाहर एक्ट करते हैं बिना किसी फियर या फिर सोशल रिपरकशन से। जो वुमेन है वो ड्रेस करके जाती है आदमियों जैसे या फिर कॉमनर जैसे, और जो नोबल मैन होते हैं वो फ्लर्ट करते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के साथ। हमने देखा ये हमने देखा कि हमारे वहां पर एक जो प्रोस्टिट्यूट थी, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उन्होंने जैसे बोला था कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी कि हाँ ये अगर मेरे को कोई इतना देगा तो वो उनकी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। अगेन बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो उनके साथ कंपनी स्पेंड करे, तो हमने देखा कि noblemen were flirting with the prostitute, creating space of social experimentation and freedom। देखो आपने ये देखा इन्होंने कि जो हमारे ऑथर है उन्होंने कैसे एक स्पेस क्रिएट करा इस एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। वो अपने कैरेक्टर्स के साथ फ्रीडम यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो कार्निवल है वो कैरेक्टर्स को लिबरेट करता है सोशल एक्सपेक्टेशन से, अलाउइंग men to explore radical ideas। देखा जैसे हमने हमारा जो ऑथर है वो कैसे आइडियाज को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। और उसी टाइम पे जो टेम्परेरी नेचर है कार्निवल का ऑल्सो रीइंफोर्सेस द इंस्टेबिलिटी ऑफ फ्रीडम इट ऑफर्स। हमने आखिर में देखा जो प्ले है सोसाइटल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। जो मैरिजेस जो भी जितने भी मैरिजेस अरेंज हुए, जो वुमेन अपने एक्सपेक्टेड रोल्स पर वापस आई हैं, तो वो जो सोसाइटल ऑर्डर था वो वापस रिस्टोर हो गया था। This return to normalcy may reflect Ben's awareness of the limitation based on freedom। Again, this is not that important। जो भी डिस्गाइज और कार्निवल सेटिंग हुई है ये काफी एसेंशियल नैरेटिव और थीमेटिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी रोवर की। डिस्गाइज ने अलाउ किया कर स्पेशली वुमेन को, ताकि वो अपने कन्फाइंड रोल से बाहर निकले। एंड ऑब्वियसली जो कार्निवल सेटिंग है उसमें बहुत सारा फ्रीडम देखने को मिला। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो 17th सेंचुरी इंग्लैंड में मैरिज वाज ऑफन लिंक्ड टू मैस्कुलिन क्लास इंटरेस्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर रीडिंग ऑफ द रोवर। अगेन ये भी रोवर का क्वेश्चन है। Do you agree with Helena being a female rover in the play Rover? Justify your answer। जो रेस्टोरेशन इंग्लैंड है, मैरिज वो एक उसको कंसिडर किया, पर्सनल यूनियन से ज्यादा कंसिडर किया जाता था उसको। प्रॉपर्टी, पेट्रियार्की, क्लास पॉलिटिक्स से भी किया जाता था। जैसे हमने देखा है, हिस्ट्री में सुना है 9th-10th में कि जैसे हमारे फ्रांस के किंग और आई थिंक ब्रिटिश क्वीन जो थी, उन दोनों को टाई किया गया था। एक ऑटोक्रेटिक क्लास की बात करें, ऑटोक्रेटिक क्लास यानी जो भी किंग वाली क्लास होती है, किंग महाराजा वाली, वो शादी ही इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो। तो एक तरीके से उस टाइम पे काफी पेट्रियार्की, प्रॉपर्टी के लिए शादियां होती थी। जो बेन रोवर है ये 1677 की आई थिंक लिखी गई थी, उस टाइम की बात है। ऑफर शार्प क्रिटिक ऑफ दी सोशल नॉर्म्स। ये जो सोशल नॉर्म्स है उस पर इसने क्रिटिक एक तरीके से क्रिटिक करने के लिए यानी जजमेंट, अपनी जजमेंट पास करने के लिए ये चीज बतलाई है। जो प्ले है नॉट ओनली एक्सपोजेस हाउ मैरिजेस वाज एक्सप्लॉइटेड टू सर्व मैस्कुलिन क्लास इंटरेस्ट बट ऑल्सो features rebellious heroine Helena who challenges expectations of women through it with disguised blood pursuit of love। इसमें ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि जो मैस्कुलिन है हमारी, उनकी जो इंटरेस्ट है कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं मैरिजेस को, सिर्फ ये वो चीज नहीं दिखा रहा, बस ये भी दिखा रहा है कि कैसे हेलेना जो कि एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी सोसाइटी की वुमेन्स को लेकर उसको भी चैलेंज करना सिखाते हैं, कैसे अपनी चतुराई यानी विट से डिस्गाइज यानी बहरूपी के रूप में आके और अपने प्यार को परस्यू करती है।
ओके, जो दिस dual focus on patriarchal marriage and female agency makes the rover significant. ओके, मैरिज एंड मैस्कुलिन क्लास इंटर जो 17th सेंचुरी की इंग्लैंड है और एरिस्टोक्रेटिक मैरिजेस है वो स्ट्रेटेजिक टूल्स फॉर कंसोलिडेटिंग वेल्थ एंड स्टेटस। जैसे मैंने बताया कि लोग शादी में इंटरेस्ट उस टाइम इसलिए होता था कि कोई ना कोई इंटरेस्ट मिले मैस्कुलिन क्लास को। जो रोवर है वो क्लियरली विजिबल है फ्लोरिंडा के केस में। उसका ब्रदर क्यों डॉन पेड्रो, उसका ब्रदर डॉन पेड्रो, उसके ब्रदर का नाम डॉन पेड्रो था, वो क्यों चाहता था कि डॉन एंटोनियो से उसकी बहन की शादी हो, क्योंकि डॉन एंटोनियो रिच क्लास में था। वो पैसों को लव के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पॉलिटिकल स्टेटस और वेल्थ के लिए उसकी शादी कराना चाहता था। तो ये दिखाता है कि कैसे एक वुमेन की चॉइस जो है सप्रेस्ड हो जाती थी, क्योंकि उनका क्योंकि मेल कंट्रोल करते थे उनकी जो भी शादी का डिसीजन है अपने अलायंसेस के लिए या इनहेरिटेंस के लिए। जो बेलविल है जो कि जेन्युइनली फ्लोरिंडा को बहुत चाहता था, वो अनसूटेबल कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो पुअर इंग्लिश मैन था। इंग्लिश मैन, आई थिंक इंग्लिश मैन थोड़ा वो वैसा साउंड करता है नोबल था, लेकिन वो नोबल नहीं था। ही वॉज अ पुअर इंग्लिश पर्सन। डॉन पेड्रो ओपनली एक्नॉलेजेस दिस, स्टेटिंग बेलविल इज अ रेफ्यूजी एंड थस कैन नॉट प्रोवाइड मटीरियल सिक्योरिटी विच एंटोनियो कैन। अच्छा, अब इसमें डॉन पेड्रो का क्या कहना है कि बेलविल जो है रेफ्यूजी है, वो ऐसी सिक्योरिटी मेरी सिस्टर को प्रोवाइड नहीं कर सकते जितना एंटोनियो कर सकता है। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है आइडिया कि मैरिज जो है वो सब मैस्कुलिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है उस डिसीजन में। जो विलमोर है जो कि इवेंचुअली हेलेना से शादी करता है, एडमिट करता है दैट ही लव्ड हर, कि वो उससे प्यार करता था, व्हेन शी वाज अ जिप्सी एंड नॉट व्हेन ही डिस्कवर्ड शी वाज रिच। विलमोर ने एक्सेप्ट किया था कि जब जिप्सी यानी अगेन बंजारे की तरह जैसे कोई डिस्गाइज करके आता है, तो विलमोर एक्सेप्ट करता है, हेलेना मैं तुमसे तब प्यार करता था जब तुम एक जिप्सी के रूप में आई थी, लेकिन अब जब मेरे को पता चले कि तुम हेलेना हो ना, जो मेरे को पता चले तुम रिच हो, हेलेना हो, तो वो शादी मतलब ही डिस्कवर्ड एंड नॉट व्हेन ही डिस्कवर्ड शी वाज रिच। तो रिच की वजह से उसने उससे शादी नहीं की। उसने लेकिन उसने मतलब इवेंचुअली उसने उससे शादी की, लेकिन उसका मेन रीजन ये नहीं था कि वो उससे प्यार करता था, क्योंकि वो उससे प्यार तब करता था जब वो एक जिप्सी के अटायर में थी। Yet his final proposal to Helena is not free from class consciousness. The fact that she is heiress and adds to her desirability. Thus, marriage is less about emotional commitment. So, यहाँ पर यहाँ ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। पहली लाइन में वो ये बोल रहा है कि मेरे को तुमको तब प्यार था जब तुम एक जिप्सी के रूप में आई थी, लेकिन क्योंकि अब जब मेरे को पता चला तुम हेलेना हो, तो एक तुम्हारी डिजायरेबिलिटी, एक लड़की की डिजायरेबिलिटी में और चीजें या फिर और चीजें ऐड ऑन करता है, इसीलिए मैं तुमसे मतलब शादी इसीलिए उसने उससे शादी की। एंड हाँ, मतलब अगेन लेस अबाउट इमोशनल कमिटमेंट है और प्रॉपर्टी और स्टेटस के बारे में ज्यादा है। हेलेना एज अ फीमेल रोवर, अगेन जो टाइटल है रोवर, रोवर का traditionally refers to a male wanderer or rake, someone who pursues sexual pleasure and avoids commitment। यानी कि जो रोवर है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई ऐसा आदमी जो कि रेक है, रेक अगेन जो कि अपने सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल डिजायर से ज्यादा गवर्न होता है और कमिटमेंट को अवॉइड करता है। विलमोर इस डिस्क्रिप्शन में पूरा परफेक्टली फिट होता है। हेलेना ऑल्सो इमर्जेस एज अ रोवर बट इन और सबवर्सिव वे, लेकिन वो अपने तरीके से वो रोवर है।
meant to be confined in nunnery. उसने ये सोचा था कि हाँ वो नन बनेगी. हेलेना refuses this fit. हेलेना ने रिफ्यूज कर दिया वो कमिटमेंट और वो अपने आप को डिस्गाइज करके गई कार्निवल में, जहां पर उसको अपनी फ्रीडम एक्सप्लोर करने को मिली, आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने को मिली, रोमांटिक डिजायर्स उसको अब समझ आए. तो उसने अपनी ननरी की कमिटमेंट जो है वो भी ड्रॉप कर दी, यानी वो नन की कमिटमेंट उसने नहीं ली. अनलाइक अ पैसिव वुमन इन ट्रेडिशनल कॉमेडीज, हेलेना बहुत शातिर थी, डेयरिंग थी और अपने फुल कंट्रोल रखती थी अपनी सेक्सुअलिटी का. शी ओपनली फ्लर्ट्स विद विल्मोर एंड मॉक्स हिज फिकलनेस एंड इवन सेट्स द टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप. यानी एक तरफ तो वो नन बनना चाहती थी, बट देन दूसरी तरफ वो ओपनली फ्लर्ट भी कर रही थी विल्मोर से. She tells him she will love him for a year and then grow indifferent and finally detest him, mirroring the male's rake's inconstancy, turning into blah blah blah. फेमिनिस्ट पैरोडी ऑफ प्रिविलेज. हेलेना है वो जो यूज करती है डिस्गाइज और परफॉर्मेंस को, जो कि उसको एम्पावर करती है टू एक्सप्लोर कार्निवल वर्ल्ड विदाउट मेल सुपरविजन. वो अपने भाई के साथ नहीं गई थी, टेक्निकली डॉन पेड्रो भी वहां था, बट देन अगेन जो हमारा मेल सुपरविजन है, जो कि अगेन 16th और 17th सेंचुरी में बहुत था, पेट्रियार्की बहुत थी, तो वो उस चीज से बाहर निकली. तो हेलेना ने रीडिफाइन किया रोवर को एक पेट्रियार्कल वर्ल्ड में. हालांकि विल्मोर जो है उसकी अपनी हिपोक्रेसी रही है ऑफ एजर्ट, मतलब, लेकिन हेलेना भी एक रोवर रही है. After events, Rover highlights how marriage in the 17th century England deeply tied to masculine class interests, where the women were often used as pawns of economic or political interests. Okay, आगे बोल रहा है, yet through the character of Helena, जो play है, also offers powerful critique to these norms. हेलेना एक फीमेल रोवर की तरह है, उसने चैलेंज किया रोल्स जो कि उसके जेंडर को असाइन किए जाते हैं. In doing so, Ben also not only entertains but also disrupts traditional structure of restoration comedy with proto-feminist perspective. Okay, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला, critically examine the role of Mephistopheles, Dr. Faustus, discuss the significance of the scene of the 7 deadly scenes in Dr. Faustus. देखिए हम इसका आंसर में क्या है. क्रिस्टोफर मार्लोस की डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ पावरफुल ट्रेजेडी. ट्रेजेडी मतलब कोई ऐसा फालतू सिचुएशन नहीं, बहुत बार एक इंसान का दर्जा देने के लिए हम बोलते हैं पावरफुल ट्रेजेडी दैट एक्सप्लोर्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड सैल्वेशन. सैल्वेशन यानी मुक्ति, नॉलेज का तो हमें पता है. डैमनेशन मतलब जैसे आपको कैसे बताऊं, डैमनेशन का सिंपल मतलब कंडेम्ड टू हेल फॉर एवर. मतलब इसका डैमनेशन यानी हमें सैल्वेशन पता ना, सैल्वेशन यानी मुक्ति, डैमनेशन यानी उसका उल्टा. ठीक है, जो डॉक्टर फॉस्टस है, डैमनेशन एक बहुत मेन कॉन्सिक्वेंस है उनके डिसीजन का, तक जो बेचते अपने सोल को लूसीफर को. तो यह वहां डैमनेशन वहां से आया है. एनीवेज, जो पहला क्वेश्चन है दैट इज लाइक क्वेश्चन किसके ऊपर था, रोल ऑफ डॉक्टर फॉस्टर. जो फिस्टोफिलस है इज वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन डॉक्टर फॉस्टर्स. ये जो है डेविल है जो कि फॉस्टर्स का कंपेनियन बन जाता है जब फॉस्टर्स लूसीफर के साथ डील करता है. उसका जो रोल है वो सिर्फ सर्वेंट का नहीं है, लेकिन एक टेम्पटर, एक गाइड, एक वार्निंग फिगर का भी. जो सर्वेंट है लूसीफर का, और जो सर्वेंट है लूसीफर का, इससे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो मेटाफिस्टोफिलिस है वो वर्क करता है लूसीफर के अंडर, और वो हेल्प करता है फॉस्टर्स को कि वो डील बनाए और वो सोल ले आखिर में उसकी, मतलब एट द एंड वो उसकी सोल ले.
टेम्पटर और एक मैनिपुलेटर है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करता है फॉस्टर्स को, उसको कोई प्लेजर फेम के लिए। ही शोज फॉस्टर्स इल्यूजन, उसको इल्यूजन शो करता है। तो जो टू की एलिमेंट्स है जो ड्राइव करते हैं इस प्ले के एक्शन को और थीम को, वो कैरेक्टर है मेफिस्टोफिलिस, एक डेविल जो कि सर्व करता है लूसीफर को, और द सीन ऑफ द सेवन डेडली सिन। आई थिंक मेफिस्टोफिलिस पहले थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही थी, बट ठीक है। Which reveals the depth of Foster's moral fall. Both serve as instrument of temptation and symbolic figures in Foster's spiritual journey. Together, they highlight the nature of evil, the struggle between repentance and pride, and the consequences of a misguided quest for power. आई थिंक इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग, बट रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है गो टर्निंग अवे फ्रॉम सिन एंड आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस। यानी अगेन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन है रिपेंटेंस की, तो इसमें नहीं जाएंगे हम। मेफिस्टोफिलिस का रोल क्या रहा है? अगेन, Mephistopheles is far more than a typical devilish character. He plays multiple roles. वो बहुत सारे multiple roles play करता है। वो सिर्फ devilish नहीं है, एक tempter है, एक servant है, एक philosopher है और एक mirror है फॉस्टर्स के desires का। वो इस तरीके से लूसीफर को सर्व करता है। From the moment he first appears, Mephistopheles warns Faustus about the horrors of hell. In scene 3, he says, "Why this is hell, nor am I out of it." This shows that he is not one-dimensional villain. He possesses awareness and even regret. He tells Faustus that he did not appear because of the conjuring, but because he sensed the soul is ready to fall. यानी कि आप देखो किस तरीके से वो फॉस्टस को मैनिपुलेट करता है, ये बोल के कि he this shows that he is not one dimensional villain. नहीं, यहाँ पर जैसे लिखा, he tells Faustus that he did not appear because of the conjuring, but because he seemed a soul ready to fall. अभी इसके जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि जैसे शोज, हाँ जैसे मैंने बोला, ये सर्वेंट है लूसीफर का, एक टेम्पटर है, मैनिपुलेटर है, इमोशनली बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये सिर्फ इविल नहीं है, ही इज जस्ट नॉट इविल, सिर्फ इविल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इसका भी। बहुत सारे टाइम पे वो सैड भी हुआ है और उसने शो किया सैडनेस अबाउट द हेल। दिस एड्स डेप्थ टू हिज कैरेक्टर। तो ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ में था। However, despite these warnings, Mephistopheles becomes the agent who helps Faustus complete his impact with Lucifer. He brings the contract, offers magical powers, and entertains Faustus with illusions. Again, वो obviously bribe करेगा फॉस्टस को मैजिकल पावर्स के लिए, एंटरटेन करेगा फॉस्टस को इल्यूजन्स के साथ। While he never forces Faustus to sin, वो कभी लेकिन फोर्स नहीं करेगा फॉस्टस को। ही गाइड्स हिम into deeper darkness, ensuring the Faustus never seriously considers repentance. वो अगेन रिपेंटेंस, जैसे मैंने अभी पहले बताया, रिपेंटेंस का मतलब वाज ऑपोजिट टू सैल्वेशन। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं बात करूं रिपेंटेंस का मतलब प्ले में क्या है, इसका मतलब ये टर्निंग अवे फ्रॉम सिन और भगवान से फॉरगिवनेस मांगना। क्रिश्चियन बिलीफ में क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू स्टिल ब्रीथ। फॉस्टर्स के पास चांस था थ्रू आउट द प्ले ताकि वो रिपेंट करे, बट ईच टाइम वो हेजिटेट करता था, रिफ्यूज करता था। क्यों? क्योंकि जो हमारे अगेन नाम बहुत, अगेन उनका जो सर्वेंट है हमारे डेविल के,
वो ही इज वेरी गुड विद bribing people, ensuring that Faust never seriously consider repentance. जैसे कि for example, जब Faustus shows signs of regret, Mephistopheles immediately distracts him with Helen's beauty or magic shoes. Okay, Mephistopheles is a symbol of spiritual decay. ये सर्व करता है एक रिमाइंडर की that once divine grace is rejected, the path of damnation is filled with false pleasure. एक बार आपने divine का grace और spirituality वो एक वो spirituality का जो taste है अगर वो छूट गया तो आप damnation की तरफ जाओगे. His complex character adds tragic weight to the play, showing that even a devil can feel the pain losing heaven yet still be trapped in serving evil. जो हमारा मेटाफोर अगेन मेफिस्टोफिलिस का कैरेक्टर है, ये इतना इजी कैरेक्टर नहीं है कि आप उसको बोल दो कि ये ब्लैक है, ये बुरा कैरेक्टर है, या ये वाइट है, इज अ गुड कैरेक्टर. आप उसको वैसे नहीं कर पाओगे क्योंकि इज अ ग्रे कैरेक्टर. इसके यू नो बहुत बार ये सैड हुआ है हेल को लेके, बट अगेन वही है, इसमें पता चला कि इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. 7 डेडली सिंस वाला एक्चुअली दोनों सेम ही चैप्टर के हैं. उस पे अगर मैं आती हूँ तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीन ऑफ द 7 डेडली सिंस इन डॉक्टर फॉस्टर. जो the parade of the 7 deadly sins appears in scene 6 and is arranged by Lucifer to entertain Faustus when he's thinking of a repentance. Faustus is momentarily shaken and calls upon Christ, but Lucifer quickly appears and stages the spectacular show divert his mind from salvation. तो ये वही कहना चाह रहा है कि जब भी फॉस्टस को रिपेंटेंस यानी मोक्ष या सैल्वेशन की तरफ ही वाज अट्रैक्टेड, उस टाइम पे लूसीफर यूज्ड टू कम इनटू द पिक्चर और वो उसको मतलब डाइवर्ट कर देता था उसके सैल्वेशन के ड्राइव से. उसको हमेशा डिफ्लेक्ट करता था, टू पुट इट इन वन वर्ड. तो ये इसमें फॉस्टस की जो वो मॉरल वीकनेस हमें दिख रही है. इस मतलब फॉस्टस इतना अम्यूज था, इतना इम्प्रेस था सिंस से, लेकिन वो हॉरिफाइड नहीं हुआ. वो मतलब मॉरल वीकनेस बता रहा है उसकी, है ना. ईच सीन प्राइड, covetousness, wrath, envy, gluttony, जो भी sin है is personified and given a voice, turning the abstract into a comic yet grotesque spectacle. Foster's response, oh this feeds my soul. अगेन जो मैंने बात की मैं लिख देती हूँ, लेट मी राइट इट विद ब्लू पेन, कि shows moral weakness. ये मॉरल वीकनेस शो कर रही है. जो सिंस है जो कि मेफिस्टोफिलिस ने यूज किए हैं फॉस्टस को टेम्प्ट करने के लिए एंड स्टॉप हिम फ्रॉम रिपेंटिंग और थिंकिंग अबाउट गॉड. अगेन ये तो चीज मैंने बताया है, एक टेम्पटेशन की बात हो रही है यहाँ. किसकी? टेम्पटेशन की बात हो रही है. जो भी हर एक सिन जो है ना वो एक ह्यूमन वीकनेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. The scene serve as a warning that these sins lead to hell. Obviously, अगर हम sins की बात करें तो हमें पता है कि ये hell में हमें लेके जाएगी. This moment reveals depth with his spiritual corruption. Again, वही spiritual corruption shows moral weakness. ये points का connect कीजिए. Instead of seeking redemption, he is fascinated by sin himself. Redemption यानी कि जैसे हमने कॉमर्स में पढ़ा है, अगर किसी ने कॉमर्स पढ़ी है, शेयर्स को हम रिडेम करते हैं यानी वापस लेते हैं. वो रिडीम नहीं कर रहा है, वो फैसिनेट हो रहा है सिन से. सिंबॉलिक लेवल,
The sins represent stages of Faustus in a degradation. वो इतना डिग्रेड हो चुका है उसको sin से फर्क ही नहीं पड़ रहा वो क्या sin कर रहा है. Though he once aspired for knowledge and greatness, now he's delighted by vulgar temptation. This underlines his transformation from a scholar to a slave of petty pleasures. इसमें अगेन वो वही बात करे कि एक टाइम पे वो ग्रेटनेस और नॉलेज सीख करता था, एक टाइम स्कॉलर था, अब वो वल्गर टेम्पटेशन से अफेक्ट हो रहा है. स्ट्रेटेजिक लेवल, दिस सीन इज यूज्ड बाय लूसीफर एंड मेफिस्टोफिलिस टू reaffirm Faustus' loyalty to hell. उनको हेल की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉयल बना रहे हैं. Faustus is manipulated into thinking that these illusions are rewards. उसको लग रहा है कि ये जो illusion Mephistopheles बना रहा है ये rewards हैं for his choice, when he in fact they are tools of distraction and damnation. Again वो सब tools हैं, कोई टूल्स है उसको डैमनेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. ये एक्चुअली में कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स नहीं है. कंक्लूजन क्या है? बोथ मेफिस्टोफिलिस और एंड द सेवन डेडली सिंस सीन आर सेंट्रल टू द मॉरल ट्रैजिक फ्रेमवर्क ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. जो मेफिस्टोफिलिस है अपने ट्रैजिक अवेयरनेस और डेविलिश ड्यूटी से एक्ट एज बोथ सेड्यूसर और एक मिरर टू फॉस्टस. पर मिरर कैसे है वो? क्योंकि उसका मॉरल डिग्रेडेशन है, उसको नहीं फर्क पड़ा अपने सिन से. The seven deadly sins presented as a carnival of vice symbolizes Faustus' inner fall and the world of illusion that keep him away from salvation. Together they show the damnation is not forced, it is chosen, repeated and enjoyed. इस समय क्या पता चल रहा है कि हम डैमनेशन को कोई फोर्स नहीं करता, हम चूज करते हैं उसे बाय चॉइस, जैसे हमने डॉक्टर फॉस्टस के केस में हमने देखा. Until it is too late, Marvolo uses these elements to remind us that true tragedy lies not just in death but in willful rejection and redemption. Okay, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आए हैं. कह रहा है unnatural deeds do breed unnatural troubles. Does this sum up the cosmic disorder in the play Macbeth? Explain with the reference to the text. In Macbeth, Shakespeare's portrayal of the woman characters challenges the patriarchal stereotypes of gender and power. Do you agree? Give reasons with reference to the text. क्वेश्चन का मतलब समझेंगे. पहला वाला पार्ट में क्या कर रहा है, जो कोट है उसका मतलब क्या है कि जो गलत चीजें होती है जैसे मर्डर हो गया या बिट्रेयल हो गया, बिट्रेयल यानी किसी को धोखा देना हो गया, ये मेस कर देता है नेचुरल बैलेंस वर्ल्ड का. जैसे स्टॉर्म्स आ गए, डार्कनेस आ गई, मैडनेस आ गई. ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि जो मैकबेथ है शेक्सपियर की, क्या वो शो करता है कि क्या बुरी चीजें बड़े प्रॉब्लम्स लाती है नेचर में और लोगों के लाइफ में. देखो इसका अगर सिंपल मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की इस पार्ट की तो वो ये होगी कि मैकबेथ ने डंकन को मार दिया था, जो एक अननेचुरल डीड थी, बिकॉज जो किंग है उसको एज अ गॉड हम परसीव किया करा जाता था, और जो मर्डर है उसके बाद जो नेचुरल वर्ल्ड है वो क्रेज मतलब पागल हो जाता है. थंडर होती है, डार्कनेस होती है ड्यूरिंग द डे एंड स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर होता है. हॉर्स ईट ईच अदर. जो लेडी मैकबेथ होती है वो स्लीप वॉकिंग स्टार्ट करने लग जाती है एंड शी लूजेस हर माइंड, जो ये अननेचुरल ट्रबल्स को शो कर रहा है. बट हम देखेंगे कि यहाँ आंसर क्या दे रखा है. William Shakespeare's Macbeth is a psychological tragedy that explores ambition, guilt, and the collapse of natural and social orders. जो लाइन है unnatural deeds do breed unnatural troubles, ये Act 5 Scene 1 का है. Reflects deep cosmic and psychological disorder caused by Macbeth's crime. Macbeth के crime जो मैकबेथ ने जो क्राइम क्रिएट किया था उसमें जो कॉस्मिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुई थी वो यहाँ इसका बात हो रहा है.
एट द सेम टाइम शेक्सपियर पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, शेक्सपियर किस तरीके से अपनी वुमेन्स को पोर्ट्रे करा, स्पेशली लेडी मैकबेथ एंड विचेस, विचेस यानी चुड़ैलें। हम कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, cosmic and psychological disorder caused by Macbeth's crime. At the same time, Shakespeare's portrayal of women, especially Lady Macbeth and the witches, witches यानी चुड़ैल जैसे मैंने बोला, challenges the patriarchal ideas of femininity, power, and morality. Both aspects are interconnected. The disruption of gender norms goes in one hand, and the disruption of natural and political order. लो देखो, मैं आपको पहला क्वेश्चन का मतलब तो मैं आपको समझा ही चुकी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, जो विमेन है मैकबेथ में वो ब्रेक कर देते हैं ओल्ड टाइम आइडिया जो वुमेन का होता था, जैसे वीक, जेंटल, ओबीडियंट। तो ये सारी चीजें उनको ब्रेक कर देती हैं। तो ये क्वेश्चंस है, मतलब ये क्वेश्चन है क्या ये ऐसा होता है। तो एनीवेज नेचुरल डीड और कॉस्मिक डिसऑर्डर वाले पार्ट पे आते हैं। जो मैकबेथ की जर्नी है वो बिगिन होती है विद नोबल हार्ट बट इट इज क्विकली कंज्यूम्ड बाय अनचेक्ड एम्बिशन प्राइमरी आफ्टर हियरिंग द विचेस प्रोफेसी। देखो, जो विमेन वाले पे बाद में आते हैं, पहले देखिए जो जैसे मैंने बोला, मैकबेथ kills King Duncan, which is an unnatural deed. The murder of King Duncan, a sacred act of regicide, is portrayed as not just a political crime but an offense against nature itself. In Shakespeare's worldview, the king is God's representative on earth. Regicide का मतलब ही यही होता है कि आप मार देते हो किसी किंग को। लेट मी राइट इट, किलिंग ओके इज पोर्ट्रेड एज एक पॉलिटिकल क्राइम नहीं है, ये एक ऑफेंस भी आगे से, क्योंकि शेक्सपियर का जो टाइम है वहां पर गॉड्स को, मतलब किंग को एक डिवाइन राइट दिया जाता था। मतलब तुम किंग के खिलाफ गए, इसका मतलब तुमने खुदा से बगावत कर दी वाली सिचुएशन होती थी। ये वही बात मैंने बता दी। जो डंकन की डेथ है, जो डेथ के बाद जो नेचुरल वर्ल्ड है begins to behave abnormally. Daytime becomes dark, horses eat each other, and owls kill falcons. These events symbolize the cosmic imbalance that results in human actions and define and natural order. Macbeth himself begins to hallucinate. The dagger, the Banquo's ghost indicate a psychological breakdown that mirrors the cosmic chaos outside. Lady Macbeth's famous sleepwalking scene where she tries to wash invisible blood from her hand is a vivid depiction of how unnatural deeds create unnatural mental disorder. Her guilt becomes unbearable and drives her to madness, eventually leading to her death. Thus, the play constantly reinforces that any disruption of the natural moral order, especially by crimes like murder and manipulation, brings about the outer chaos and inner turmoil. देखो, ये शेक्सपियर का डिपिक्शन देखो आपने, उन्होंने कितने अच्छे से किया है। किंग जिसको डिवाइन दर्जा दिया जाता है उसको अगर मार दिया तो फिर नेचुरल इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि किंग से बगावत यानी खुदा से बगावत मानी जाती है। आई थिंक इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। चैलेंजिंग पेट्रियार्कल स्टीरियोटाइप, जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेयल है विमेन का मैकबेथ में, बहुत बोल्ड है और सबवर्सिव है। एक वर्ड होता है सबमिसिव, यानी बहुत ओबीडियंट कह सकते हैं। पर जब हम सबवर्सिव की बात करते हैं तो सबवर्सिव इज अ डिफरेंट वर्ड। सबवर्सिव का मतलब होता है कि समथिंग
या फिर कोई someone that tries to challenge सबमिस एक मान लो आप सबमिसिव का उल्टा ही है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहां वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू पैसिव इमोशनल सबमिसिव जैसे सबमिसिव मैंने बोला लेडी मैकबेथ एंड द विचेस डिफाई ऑल नॉर्म्स उन्होंने ये सारे नॉर्म्स को डिफाई कर दिया रिजेक्ट कर दिया लेडी मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज एम्बिशियस मैनिपुलेटिव एंड डोमिनेंट मतलब क्लियरली शी इज नॉट एट ऑल सबमिसिव और पैसिव नहीं है वो ऐसे मतलब जो छुई मुई टाइप की नहीं है शी इमीडिएटली बिगिंस प्लॉटिंग डंकन्स मर्डर अपॉन रीडिंग मैकबेथ्स लेटर saying her husband is too full of the milk of human kindness she invokes spirit to unsex her wishing uh, wishing to be rid of her feminine compassion and filled with the direst cruelty, her manipulation of Macbeth's masculinity by questioning his courage challenges the traditional gender hierarchy. देखो इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि कैसे लेडी मैकबेथ जो है उसने ट्रेडिशनल आइडियाज को ब्रेक किया वुमेन के बारे में और कैसे उनको बिहेव करना चाहिए वो बहुत एम्बिशियस क्लेवर है और कंट्रोल में रहने वाली लेडी है इंस्टेड ऑफ बीइंग क्वाइट और जब उसको पता चलता है एज सून एज शी रीड्स मैकबेथ्स लेटर जैसे ही वो मैकबेथ का लेटर पढ़ती है और विचेस की चुड़ैलों की प्रोफेसी पढ़ती है वो प्लान करने लग जाती है डंकन का मर्डर उसने ये भी बोला शी सेज मैकबेथ इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस इसका मतलब ये है वो बहुत मासूम है बहुत काइंड है कि वो किसी को मार सके she even asked spirits to unsex her meaning she wants to get rid of her womanly feelings like compassion and become cruel and strong like men यहाँ अनसेक्स का मतलब यही है क्योंकि उस टाइम पे विमेन को यू नो कंपैशन क्वाइट मतलब ऐसी नाजुक सी के लिए माना जाता लेकिन क्योंकि उसने प्लान कर लिया था कि उसको डंकन का मर्डर करना है तो वो स्पिरिट्स को बोलते कि मेरे को अनसेक्स कर दो तुम कि मेरे को मेल एक तरीके से मैस्कुलिन ट्रेट्स दो Similarly, the teen witches here are symbols of supernatural knowledge and power. They control the narrative, play with language, and fate influence Macbeth through manipulation. While they do not physically commit crimes, but they tempt Macbeth into doing so. Using a method Shakespeare aligns with female forms of power, psychological and मैनिपुलेशन rather than brute इसमें वही बोला जा रहा है कि विचेस अपना खुद हाथ खराब नहीं कर रहे वो मैकबेथ को मैनिपुलेट कर रहे कि तुम करो हाउएवर जो शेक्सपियर है वो एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी शो करता है एक वुमेन की जो लेडी मैकबेथ है अपनी एम्बिशन और डिस्पाइट हर एम्बिशन अल्टीमेटली कैन नॉट बियर द बर्डन ऑफ गिल्ट वो एक उस गिल्ट का बर्डन वो सहन नहीं कर पा रही शी बिगिंस टू हेलुसिनेट वो हेलुसिनेट करने लग जाते स्लीप वॉक करने लग जाते हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई ज्यादा ड्रिंक कर लेता है अल्कोहल तो दैट पर्सन स्टार्ट्स हेलुसिनेटिंग का मतलब होता है कि अपने आप चीजें इमेजिन करना जो असलियत में ना हो स्लीप वॉक करने लग गया डेस्परेटली ट्राइंग टू वॉश हर हैंड्स ऑफ द ब्लड जो कि उसके हाथ में था भी नहीं इसमें वही ये चीज दिखाया जा रहा है कि वो लेडी मैकबेथ जो है वो उस गिल्ट में नहीं रह पाई वो हालांकि अनसेक्स करने को बोल रहे हैं स्पिरिट्स को बट देन वो दिख रहा है बाद में सीन्स में कि वो उसके हाथ में वो ब्लड है भी नहीं लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया उसको जिस वजह से वो फेक ब्लड भी नहीं कहेंगे जो ब्लड एक्चुअली उसके हाथ में लगा भी नहीं हुआ उसको भी वो हटाने की कोशिश कर रही है वो उसका जो गिल्ट है रूथलेस होने का पहले वो ओवरटेक करता है बाय द end of the play Shakespeare seems to say that both men and women can be equally ambitious and capable of cruelty but they differ in their methods and emotional consequences इसमें जेंडर का कोई चीज नहीं कि कि मैन ही मर्डर कर सकते हैं वुमेन नहीं कर सकती पहली बात तो बहुत फालतू की बात है इस चीज में कंपेयर करना कर सकते हैं दोनों पर दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस और मेथड्स बहुत अलग होंगे The quote, unnatural deeds beats with unnatural trouble sums up that the central theme of Macbeth, defying the moral and natural orders brings both internal and external chaos.
साइकोलॉजिकल और नेचुरल कॉज दोनों हो सकता है. Macbeth's actions lead to cosmic disorder and psychological torment, while Lady Macbeth's breakdown further confirms that no one escapes from guilt. ऐसा नहीं है कि आप खुद का कोई भी रीजन बना सकते हो. अगर आपको किसी चीज आपने कोई चीज गलत की है तो उसका गिल्ट आपके पास रहेगा. एट द सेम टाइम शेक्सपियर्स पोर्ट्रेयल ऑफ लेडी मैकबेथ and the witches challenges the rigid gender stereotypes of the time. These female characters are both manipulative and next speech and powerful, and their actions redefine what it means to be feminine. बाकी चीज कुछ है नहीं ज्यादा. Critically examine the title Rover. Critically examine the significance of three witches in Macbeth. जो रोवर है जो कि एफ्रा वैन ने लिखा, मैकबेथ जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा, एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेज है 17th सेंचुरी का. दो दे बिलोंग टू वेरी डिफरेंट जॉनर्स, दोनों की जॉनर बहुत डिफरेंट है अगर आप देखें तो. लेकिन जो रोवर है एक रेस्टोरियन कॉमेडी है जिसमें विट है, डिस्गाइज है, रोमांटिक केओस है. मैकबेथ इज अ डार्क ट्रेजेडी, बहुत डार्क ट्रेजेडी पे बेस्ड है. एक्सप्लोर्स एम्बिशंस, फेट, मॉरल करप्शन. एक जो है वो लव पे फोकस कर रहा है, फ्रीडम पे फोकस कर रहा है, और जो दूसरा वो पावर और डिस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है. बहुत अपोजिट है बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है 17th सेंचुरी के प्लेस. हाउएवर बोथ प्लेस यूज द सेंट्रल फिगर्स. जो रोवर है मेंस कॉमेडी यहाँ पर जस्ट डिफाइन किया गया, और जो थ्री विचेस है शेक्सपियर्स की ट्रेजेडी में टू डेवलप थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, मैनिपुलेशन एंड सोशल चेंज. Okay, next page. The title Rover हमने पहले डिस्कस किया, विल्मोर को ज्यादा सूट करता है क्योंकि ये चार्मिंग है बट इररिस्पॉन्सिबल इंग्लिश नेवल कैप्टन है जो कि वॉन्डर करता है, यानी फिरता रहता है इधर उधर इन सर्च ऑफ प्लेजर, वाइन, विमेन ड्यूरिंग द कार्निवल इन नेपल्स. नेपल्स में ही कहने को भी इंग्लिश नेवल कैप्टन है लेकिन बहुत इररिस्पॉन्सिबल, अपने प्लेजर से बहुत ड्रिवन है. द वर्ड रोवर मीन समवन हु वॉन्डर्स एमलेसली. रोवर मतलब ऐसे कोई फालतू में ऐसे इधर उधर भटकता रहता है. अ ड्रिफ्टर और एन एडवेंचरर. लेकिन इस प्ले में ये रिफ्लेक्ट करता है बॉर्डर थीम, मतलब जो थीम है इस पूरी नॉवल का रोवर का वो है फ्रीडम वर्सेस सोशल कंट्रोल, स्पेशली फॉर वुमेन. जो विल्मोर है एक सही मामले में वो रोवर है क्योंकि वो कमिटमेंट से भागता है. प्लेज विद मल्टीपल वुमेन्स इमोशन. एंजेलिका कौन है? दैट प्रोस्टिट्यूट का नाम एंजेलिका है, और हेलेना, और वो हेलेना से भी बहुत इमोशनली प्ले करता है. एंड चेंजेस इमोशंस क्विकली, बहुत इजीली इसके इमोशंस बदल जाते हैं. लेकिन आयरॉनिकली क्या है, आयरनिक हम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ इंटेंशन. जो टाइटल है वो आयरनिक है क्योंकि जो विल्मोर है इज नॉट द ओनली वन हु रोव्स. यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आप विल्मोर ही रोवर है. हेलेना भी बहुत प्रिटी और बहुत बोल्ड वुमेन है. उसको था कि वो नन बनेगी, ननरी बन जाएगी, लेकिन वो उसके बाद क्या होता है, शी फॉल्स इन लव विद विल्मोर, जो कि अगेन आप अपनी कमिटमेंट से दूर भाग रहे हो, जैसे हमने देखा विल्मोर ने भी किया. शी टेक्स कंट्रोल ऑफ हर रोमांटिक डेस्टिनी. वो रोमांटिक डेस्टिनी को कंट्रोल लेती है, विल्मोर को चैलेंज करते, मेक्स हिम फॉल इन लव विद हर ऑन हर टर्म्स. तो बेसिकली ये टाइटल जो है बहुत क्योटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कार्निवल के लिए, जहाँ पर क्लास और जेंडर रूल्स है वो बहुत बदल जाते हैं. इस वर्ल्ड में, इस टाइप ऑफ वर्ल्ड में एवरीवन बिकम्स काइंड ऑफ रोवर. आज सभी रोवर बन जाते हैं क्योंकि अपने अपने प्लेजर से या अपने अपनी ड्राइविंग फोर्स से वो डिफ्लेक्ट होते हैं. ट्राइंग ऑन न्यू आइडेंटिटीज, चेजिंग लव एंड ब्रेकिंग बाउंड्रीज. Thus the title is more than just about one man. It symbolizes the play spirit of freedom, playfulness and resistance to control, especially in a patriarchal society. ये चीज हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा डीप हमें जाने की जरूरत है नहीं. Three witches in Macbeth and their significance.
इन कॉन्ट्रास्ट जो थ्री विचेस हैं हमारी मैकबेथ में, तीन चुड़ैलें हैं जो मैकबेथ में हमारी, रिप्रेजेंट करती है फेट, टेम्पटेशन और मॉरल डिसऑर्डर को। फेट यानी हमने सुना है कि मेरे नसीब में लिखा, तो नसीब इज फॉर फेट। टेम्पटेशन यानी किसी भी तरीके का टेम्पटेशन है, नॉर्मल वर्ड, आई डोंट थिंक इस पे कुछ समझाने की जरूरत है। मॉरल डिसऑर्डर, मॉरल यानी आपकी वैल्यूज क्या है, तो मॉरल डिसऑर्डर वो उसकी बात कर रहे हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन देयर chant, fear is soul, foul is fear. Set stone for a world where nothing is as it seems. जो विचेस हैं वो ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है, ये सिंबल है किसका, सुपर नेचुरल पावर्स का। एंड चैलेंज द ऑर्डर ऑफ नेचर और मोरालिटी, नेचर की वैल्यूज और नेचर के ऑर्डर को चैलेंज करती हैं। जो मेन फंक्शन है क्या है उनका, टू प्लांट द सीड ऑफ एम्बिशन इन मैकबेथ, कि वो एम्बिशन डाले मैकबेथ का। एम्बिशन भी कोई ऐसी अच्छी चीज का नहीं, मर्डर का, डंकन की मर्डर का। दे डू नॉट फोर्स हिम टू कमिट क्राइम्स बट दे मैनिपुलेट हिम थ्रू हाफ ट्रूथ्स एंड प्रोफेसीज, यानी प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी, तो वो आधे सच और भविष्यवाणी से मैकबेथ को क्या करती है, मैनिपुलेट करते। फॉर एग्जाम्पल, टेलिंग मैकबेथ दैट ही विल बी अ किंग क्रिएट्स अ डेंजरस डिजायर इन हिम, उसको बताना कि तुम हाँ एक दिन एक राजा बन सकते हो, तो उसके अंदर एक डिजायर क्रिएट करना। When he becomes obsessed with this idea, he chooses to murder Duncan to fulfill prophecy. उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए मैकबेथ जो है उस मैकबेथ जो है मर्डर के लिए उनको कन्विंस करते हैं, प्रोफेसी सच हो जाए ताकि। this makes the witches symbolic of the power of suggestion and shows how easily human beings can be led astray. The witches also represent the challenge of patriarchal order. Like Lady Macbeth, the unnatural in their appearance, they are unnatural in their appearance and behavior. They are bearded, speak in riddles, and do not obey the rules of womanhood. वो womanhood से काफी different appear करती हैं, काफी अलग तरीके से बोलते हैं, riddles बोलती हैं। Symbolically उन्होंने बोला they are bearded मतलब दाढ़ी। They control the direction of the play without being physically involved, which gives them unusual power of the world dominated by men. वो men के ऊपर उनके पास एक अपर हैंड रहता है। अपर हैंड यानी वो कंट्रोल कर पाते हैं उनको, क्योंकि वो रिडल्स में बोलती है, फिजिकली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ आपको मैनिपुलेट अच्छे से कर लेंगी। Their role is also deeply tied with the idea of cosmic disorder. Every time they appear, chaos follows, storms, murders, hallucination. In this way, they reflect the collapse of natural and political balance in Scotland. वो जब भी आती है अपने साथ एक कॉस्मिक डिसऑर्डर आती है, स्टॉर्म्स हो गए, मर्डर्स हो गई, लाइक वी सॉ विद किंग डंकन, हेलुसिनेशंस भी। जो रोवर है यूज करता है, कंक्लूजन पे आ गए हम, जो रोवर है वो यूज करता है द आइडिया ऑफ रोवर टू एक्सप्लोर ह्यूमन फ्रीडम आइडेंटिटी ड्यूरिंग कार्निवल। मैकबेथ जो है विचेस को यूज करते हैं एम्बिशन, फेट और इविल को शो करने के लिए, जो कि बाद में डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करता है। Roving is tied to comedy, romance, and rebellion against social norms, especially by women like Helena. In Macbeth, the witches are terrifying figures that tempt and twist human desire, especially in the ambitions of Macbeth. Both elements, the rover and the witches, are central to understanding how each play challenges society and explores human weakness, पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इन डॉक्टर फॉस्टस मार्लो creates tragic
hero who is the new everyman, essentially noble but liable to great error. Do you agree? Give reasoned answer. Both men and women have different approaches to the carnival. In the rover, discuss. क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है, क्या डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसा इंसान है जो कि स्टार्ट करता है समवन जो कि नोबल है। यहाँ पर नोबल से वो क्या कहना चाह रहा है? नोबल यानी समवन हु इज स्मार्ट, ठीक है, बट मेक्स अ ह्यूज मिस्टेक दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। स्टार्ट तो वो ऐसे नॉवल करता है लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। क्या वो रिप्रेजेंट करता है? एवरीमैन। एवरीमैन का क्या मतलब हुआ? सिंपल में उसका मतलब यही है कि कॉमन ह्यूमन में जो कि स्ट्रगल करता है गुड और इवल्स के बीच में, ठीक है। ये चीज इंट्रोडक्शन में भी है, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए वरना वीडियो बहुत लंबी जाएगी। और रही बात सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन वो बोला जो रोवर है जो कि एक प्ले है एफ्रा बेन की, हाउ डू मेन एंड वुमेन बिहेव डिफरेंटली ड्यूरिंग द कार्निवल। ये सीधा सीधा वही बोल रहा है। कार्निवल अगेन एक फेस्टिवल है नेपल्स में जो हमने पढ़ा। क्या अगर मैं बात करूं जो डॉक्टर फॉस्टस है, ये मॉडर्न एवरीडे मैन को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन एक ट्रैजिक फॉर्म में। कैसे? एक तो पहली बात वो बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड है एक स्कॉलर की तरह, उसको लेकिन चाहिए क्या? बहुत सारी पावर्स जो कि इवन मैजिकल है, और जो उसके पास एम्बिशन है वो उसका सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि वो अगेन लूसीफर से डील कर रहा है, लूसीफर के डेविल के साथ डील कर रहा है। हर इंसान की तरह वो रिप्रेजेंट करता है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल को, जो कि नॉलेज और मोरालिटी में फंसा रहता है। टेम्पटेशन और सैल्वेशन, टेम्पटेशन यानी वही किसी की तरफ टेम्प्ट होना, सैल्वेशन यानी मुक्ति या भगवान की तरफ झुकाव होना। वो इग्नोर कर देता है चांसेस टू रिपेंट यानी भगवान को याद करना, और लेकिन वो फाइनली वो उसके करप्ट मॉरल्स से की वजह से वो डैमनेशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। डैमनेशन यानी वही मतलब गलत आदतों की तरफ जाना, मतलब गलत चीजें करना। उसकी जो स्टोरी एक तरीके से वार्निंग है हम सारे ह्यूमन बींग्स के लिए कि अपने प्राइड और डिजायर में इतना भी मत रहो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये ही इज अ ट्रैजिक एवरीमैन। तो ये मैंने ऑलरेडी पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड डॉक्टर, हाँ मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा है बताने को, बट जैसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। फॉस्टर्स इज नॉट इविल बाय नेचर, एक ब्रिलियंट स्कॉलर है जैसे मैंने बताया। मैंने बेसिकली ये सारी चीजें को इनकैप्सुलेट करके आपको बता दिया है। He's a brilliant scholar who begins noble curiosity. He wants to understand the secrets of universe, have power over nature and help humanity, but he makes a fatal choice. उसने बहुत गलत, fatal यानी बहुत ही बुरा चॉइस बना दिया। क्या चॉइस लिया कि गिफ्ट्स फॉर गुड, उसने गिफ्ट्स को गुड चीजों के लिए नहीं, लेकिन उसने अपनी सोल ही बेच दी लूसीफर को। फॉर 24 years ऑफ मैजिकल पावर, 24 साल की मैजिकल पावर्स के लिए उसने अपनी सोल को ही भेज दिया। उसका डाउनफॉल है वो इग्नोरेंस की वजह से नहीं है, लेकिन उसके प्राइड और इनएबिलिटी टू रिपेंट यानी भगवान को ना याद करना, या अच्छी मतलब आप कह सकते हैं अच्छी सोच ना रखना, अच्छी सोच भी नहीं कह सकता आप, ऐसा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना रहना। तो ये बेसिकली उसकी बात है। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही रखते हैं इसको, मैं अगेन आप पढ़ लीजिए पर मैं आपका इन शॉर्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि हाँ कैसे मेन और वुमेन कैसे अलग एक्ट कर रहे थे कार्निवल में। तो देखो पहली बात तो ये तो श्योर है कि मेन और वुमेन बहुत डिफरेंटली एक्ट कर रहे थे वहां पर,
क्यों ऐप कर रहे? अब मैन की बात करें, मैन क्या कर रहे थे कार्निवल? वो फ्लर्ट कर रहे थे, वुमेन्स को चेस कर रहे थे फ्रीली, ड्रिंक कर रहे थे। जो हमारी प्रोस्टिट्यूट लेडी है वहां पर एंजेलिका, वो दे वांटेड टू अकम्पनी हर, उनकी कंपनी में रहना चाह रहे थे। दे ट्रीट इट लाइक अ प्ले ग्राउंड विदाउट रूल्स। उन्होंने एक तरीके से उसको प्ले ग्राउंड की तरह कर लिया था, यूज। Characters like Wilmore use the freedom to behave badly and ignore consequences. जैसे विलमोर का हमें पता ही है, उसने बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया था। उसने अटेम्प्ट किया था रेप फ्लोरिंडा पर, जो कि उसकी दोस्त बेलविल की ही लवर थी। वुमेन की बात करें, वुमेन के कैरेक्टर जो हैं, जैसे हेलेना हो गई, फ्लोरिंडा हो गई, उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करने के लिए वो कार्निवल में गई थी। उन्होंने मास्क लगाया था ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें और लव और इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर सके। लेकिन उन्होंने डेंजर भी फेस किया था, शोइंग दैट देयर फ्रीडम इज लिमिटेड टू कंपेयर्ड मैन। मतलब आप खुद देखो, फ्रीडम जो है उनको पूरी तरीके से नहीं मिली है क्योंकि अगेन जो हमारे विलमोर है, उन्होंने अटेम्प्ट किया था रेप फ्लोरिंडा पर। तो उस चीज को अगर देखें, लेकिन मैं फिर भी ये वाला पार्ट में पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि एक तरीके से क्रक्स मिल जाएगा कार्निवल का। हाँ, तो ये वाला पार्ट तो बकवास है। मेन ये वाला पार्ट, इसको हम कैंसिल करते हैं। नीचे वाले पार्ट में ना, मैन, विलमोर, बेलविल और फेडरिक, ये कार्निवल पहली बात एक टाइम है फ्रीडम का, प्लेजर का, सेडक्शन का। इन दे यूज देयर स्टेटस टू डिस्गाइज टू फ्लर्ट विद विमेन, ड्रिंक एंड एंजॉय देमसेल्व्स विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। विलमोर इन पर्टिकुलर, विलमोर ज्यादा था क्योंकि हमने देखा एंजेलिका के साथ, एंड देन फ्लोरिंडा भी। विलमोर इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट अ रोवर फिगर, ये तो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। मूविंग फ्रॉम वन मोमेंट टू अनदर विदाउट एनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हेलेना भी आई थी पिक्चर में। इन कॉन्ट्रास्ट फॉर वुमेन लाइक हेलेना, फ्लोरिंडा, एंजेलिका, बियांका, कार्निवल इज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड डेंजर। उनके लिए अपॉर्चुनिटी और डेंजर भी है। हेलेना जो कि एक नन बनना चाह रही थी, उसने कार्निवल को यूज किया अपने फेट को चैलेंज करने के लिए, अपने नसीब को चैलेंज करने के लिए। उसने ड्रेसअप किया, वो विलमोर से मिली, उसके साथ ओपनली फ्लर्ट किया, समथिंग जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी में एक वुमेन के लिए फॉरबिडन है, यानी ऐसा नहीं एक्सेप्टेड था, स्पेशली उस सेंचुरी में। हर गोल इज love and agency, not just fun. Florinda uses disguise to escape an unwanted marriage and test her lover's Belleville's loyalty. Florinda अपने lover की loyalty के लिए आती हैं। Angelica एक courtesan tries to sell love but ends up genuinely heartbroken by Wilmore's betrayal. विलमोर बिट्रे कर देता है एंजेलिका को, ये वाला पार्ट भी हमें पता ही है। एंजेलिका बोलती है कि आप, आई थिंक उसने बोला होता है कि आप किसी और की तरफ ना देखो, बट देन वो हेलेना को मिलता है। उसको पता नहीं होता कार्निवल में वो हेलेना, पर वो ड्रेसअप ऐसे करती है कि वो हेलेना नहीं है। इसलिए जो वुमेन है, कार्निवल बिकम्स अ स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेट्रियार्की, अ प्लेस टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। मतलब पेट्रियार्कल कार्निवल में वो पेट्रियार्की को एक तरीके से साइड में रखती है और अपनी लाइफ एंजॉय करती है, बट इट इज ऑल्सो रिस्की। ये उनके लिए रिस्की भी है। वुमेन आर जज्ड मोर हार्शली, वुमेन्स को आज भी बहुत हार्शली जज किया जाता है, उस टाइम की बात में। और वल्नरेबल भी बहुत होती है। क्यों वल्नरेबल? किस चीज को लेकर? वायलेंस को लेकर। अगेन फ्लोरिंडा और हम यहाँ पर वल्नरेबल टू वायलेंस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लोरिंडा और विलमोर वाले केस से जो रेप का हुआ था। ओके, एज सीन इन द नियर रेप सीन्स इन्वॉल्विंग फ्लोरिंडा। अच्छा हाँ, यहाँ पर मेंशन है, वाइल men treat कार्निवल एज एंटरटेनमेंट। वुमेन को बहुत फ्रीडम मिली भी, पर वो किस कॉस्ट पे फ्रीडम मिल रही है उनको? उनके साथ बदतमीजी भी हो सकती है। दे आर वेरी वल्नरेबल। कंक्लूजन इस चीज का क्या है? डॉक्टर फॉस्टर और जो रोवर है,
वो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल सीख करता है फ्रीडम को, लेकिन अलग अलग वेज में। फॉस्टर जो है एक ट्रैजिक एवरीमैन को मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है इवन आज के वर्ल्ड में। अगर हम रोवर की बात करें तो जो कॉर्निवल है वो एक तरीके से बैटल ग्राउंड होता है जेंडर का, क्योंकि एक तरफ जो मेन है वो प्लेजर के लिए आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए आ रही हैं वुमेन। सेवेंथ है इन In The Rover, Afroman portrays the relationship between men and women as predatory and mediated by power. Do you agree? Give reasons. Discuss the themes of power and violence with reference to any two of the texts in our syllabus. Okay. हम आते हैं यहाँ पर। जो लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है पावर डायनामिक्स और सोशल रियलिटीज उस टाइम की, अपने अपने टाइम की। जो हमारी ये है अफ्रा बहन का बहन साउंड करता है बहन, बट इट्स अफ्रा बहन्स Rover and Shakespeare's Macbeth explored how power and violence shape human behavior and relationship, कि power और violence कैसे human behavior relationship को shape करता है। Rover में portrays relationship between men and women heavily दोनों men और women जो कि बहुत power control और sexual dominance से influence किए जाते हैं। Similarly मैकबेथ है वो प्रेजेंट करता है एक वर्ल्ड वेयर पॉलिटिकल पावर जो है is seized and maintained through brutal violence and manipulation. Both plays reveal how personal ambition and societal structures can lead to exploitation, danger and tragedy, especially for women. Again, ये जो थोड़ा रोवर से रिलेटेड क्वेश्चंस है somewhere or the other, या तो वो कार्निवल पे आएंगे या तो ज्यादा इट्स अबाउट कि कैसे वो सोसाइटल प्रेशर, अगेन सोसाइटल प्रेशर ये कह लो, विमेन वर्सेस मेन की फ्रीडम, अगेन उनसे रिलेटेड आएंगे। आप उस सेंस में आप लिख सकते हो, बट अगेन मेक श्योर कि वो नॉवल के कॉन्टेक्स्ट में ही हो, ज्यादा अपने व्यूज पे ज्यादा ना हो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एज अ रीडर, एज समवन हु इज सेक्युलर, आप क्या सोचते हो, आप उस टेक्स्ट में लिखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। Predatory power and power relations in rover. जो रोवर है उसमें जो हमारे ऑथर उन्होंने प्रेजेंट किया है रियलिस्टिक और क्रिटिकल व्यू मेल और फीमेल रिलेशनशिप का। जो विमेन है उनको काफी मतलब ऑब्जेक्टिफाई बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब उनको एज अ डिजायर का ऑब्जेक्ट माना जाता है, और मैन जो है अपनी पावर को यूज करते हैं उनको परस्यू करने में, मतलब उनको इम्प्रेस करने में। जो ये प्ले है ये कार्निवल के अराउंड सेट है, और ऐसे टाइम पे है जब नॉर्मल रूल्स कहाँ थे हम, हाँ कार्निवल के टाइम सेट है जहाँ नॉर्मल रूल्स को है उनको सस्पेंड किया जाता है। नॉर्मल रूल्स क्या, जैसे अब मान लो वही नॉर्मल जेंडर रोल्स उनको सस्पेंड किया जाता है, और जो मेन है विलमोर ब्लंट और फेडरिक जैसे उनको ट्रीट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के जैसे उस चीज को, ताकि वो सेड्यूस कर सके, डिसीव कर सके और वायलेट कर सके वुमेन को। यहाँ पर अगेन वायलेट, यहाँ पर जो हम वायलेशन की बात करते हैं वो वायलेशन आ रही है फ्लोरिंडा वाले केस पे, फ्लोरिंडा और विलमोर वाले केस का। डिसीव एंड सेड्यूस without violate women without any consequences. फॉर एग्जाम्पल विलमोर जो कि ट्रू रोवर है, चार्मिंग है, विटी है, लेकिन उसका एटीट्यूड वुमेन की तरफ बहुत केयरलेस और सेल्फिश है। वो फ्लर्ट करता है बहुत सारी वुमेन के साथ। एंजेलिका बियांका को वो बिट्रे करता है। अ कोटसन हु जेन्युइनली फॉल्स इन लव विद हिम, एक कोटसन यानी कोटसन इज लाइक अ वर्ड फॉर प्रोस्टिट्यूट, जो कि उसको जेन्युइनली प्यार करने लगी थी। हिज बिहेवियर शोज कैसे मेन play the love as game and women as prizes. Angelica, despite her status as powerful woman, is humiliated and discarded, showing how emotional violence can be just as damaging as physical violence. Again, ये वही सिंपल सी चीजें जो हम अब तक डिस्कस करता रहे।
Even more disturbing is the behavior of Blunt. विलमोर ने किया तो किया, लेकिन ब्लंट ने क्या किया? Who after being tricked by a woman tries to take revenge by other women. फ्लोरिंडा उसके साथ यू नो किसी वुमेन ने गलत किया, और उसके बाद उसने क्या प्रण लिया कि वो दूसरी वुमेन्स के साथ भी गलत वुमेन के साथ भी गलत करेगा। जैसे यहाँ पर फ्लोरिंडा के साथ उसने गलत किया बाय अटेम्प्टिंग टू रेप। अगर आपने अब वीडियो अभी तक फॉलो किया, कमेंट करके जरूर बताना कि इज इट फाइन कि अगर आपके साथ एक चीज गलत की हो तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, आप पूरे एक किसी कॉम के लिए या दूसरे जेंडर के लिए, किसी भी चीज के लिए अपने अपने ओपिनियंस दीजिए। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। anyways, coming back to the topic, this shows extreme form of male violence and entitlement. Florinda, who wants to marry love rather than, वो मैरी करना चाहती बेलविल के लिए, वेल्थ के लिए नहीं, या फिर किसी थ्रेट वेल्थ के लिए नहीं, वो इस चीज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट फ्रॉम बोथ मेन शी ट्रस्ट एंड दोज हु सी हर एज अ टारगेट। डॉन पेड्रो को ले लो, वो चाहता था कि वो एंटोनिया से शादी करे, बट देन उनके बीच में भी कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन ले लो, लड़ाइयां ले लो, जो भी होता है वो हो जाता है। लेकिन हेलेना को देखिए तो वो रेजिस्ट मेल कंट्रोल, वो मेल्स के कंट्रोल को रेजिस्ट करती है। वो चालाक है, बोल्ड है, और अल्टीमेटली वो पावर है उसके पास। जो मेन मतलब जो पावर लाइज मोस्टली विद मेन, एंड वुमेन मस्ट फाइट फॉर देयर डिग्निटी। ये मतलब उस प्ले में उसने ये चीज हमें रिप्रेजेंट की है। पावर एंड वायलेंस इन रोवर एंड मैकबेथ। जो रोवर और मैकबेथ है दोनों में, उसने बताया कि कैसे डिजायर पावर के लिए वायलेंस और केओस क्रिएट करता है। वो पर्सनल, इमोशनल और पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। मैकबेथ में जो सेंट्रल कैरेक्टर है मर्डर्स का, ये क्या है, ये किंग डंकन टू गेन द थ्रोन, ये जो एक्ट है पॉलिटिकल वायलेंस का, वो साइकोलॉजिकली या मॉरल ऑर्डर को अपसेट नहीं कर, नेचुरली भी नेचर को इफेक्ट किया है। जो विचेस है वो प्ले करते की रोल बाय प्लांटिंग आइडिया ऑफ पावर। अगेन क्वेश्चन में हमसे कोई दो नॉवेल, दो सिलेबस में से अगर दो किसी का लेके हमें बताना है कि पावर एंड वायलेंस, अगर मैं वापस देखूं वो क्वेश्चन, तो जस्ट अ सेकंड। डिस्कस द थीम्स ऑफ पावर एंड वायलेंस विद रेफरेंस टू टेक्स्ट। अगेन आपको गिनी चुनाई बातें जो अभी तक क्वेश्चन में डिस्कस कर, आपको वही करना, तो ये वाला पार्ट हम स्किप कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। द ओनली रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी। ओके, आप ये भी ले सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? ओके, आप ऐसे ले सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? अगर ब्लडी कोर्ट है मैकबेथ का, या क्योटिक स्ट्रीट है नेपल्स की, जो कार्निवल के टाइम पे हुआ, बोथ रिवील द डार्क पावर, द डार्क साइड ऑफ पावर। जो प्रेडिटरी बिहेवियर है, मेल डोमिनेंस है, इमोशनल सेक्सुअल वायलेंस है, ये सब हम रोवर से एसोसिएट करते हैं। लेकिन शेक्सपियर की मैकबेथ में जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है, वो बहुत ब्रूटल एक्ट्स में लीड करते हैं, जैसे हमने देखा किंग डंकन के साथ, एंड देन हाउ विचेस प्लेड विद देयर प्रोफेसीज एंड रिडल्स। तो एक मॉरल डिके और सफरिंग क्रिएट करता है। अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें अगर हमारे पास कितने क्वेश्चंस लेफ्ट है, 8 10। ओके ओके, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे थे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वर्थ इट। Write a short note on weird sisters in Macbeth. Write a short note on significance of chorus. Sorry,
in Dr. Faustus. हम इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके. वी विल डायरेक्टली जंप इनटू. अच्छा, वीवर्ड सिस्टर्स वाला पार्ट है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें. विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ है और क्रिस्टोफर मार्लो की जो डॉक्टर फॉस्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें सुपर नेचुरल एंड सिंबॉलिक फिगर्स का यूज किया गया है ताकि ऑडियंस को बता सके एंड इन्फ्लुएंस कर सके प्लॉट को. मैकबेथ जो है, जो वियर्ड सिस्टर्स हैं या फिर विचेस हैं, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करी इन सेटिंग द टोन of the play, Macbeth's actions. डॉक्टर फॉस्टर्स में जो कोरस है वो सर्व करता है एज अ नरेटर और एज अ कमेंटेटर, हेल्पिंग द ऑडियंस अंडरस्टैंड फॉस्टर्स चॉइसेस, कि फॉस्टर्स की मेंटालिटी क्या है, कितनी करप्ट उसकी मॉरल्स हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है. और बाकी हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इंट्रोडक्शन में. जो वियर्ड सिस्टर्स है वो अपीयर करती है फर्स्ट सीन में ऑफ मैकबेथ, chanting again, fear is foul and foul is fair. This line sets the tone of confusion and reversal that runs throughout the play. The witches are not just supernatural beings, they are symbols of fate, mystery, and temptation. ये सब हम witches के बारे में already पढ़ चुके हैं. Meet Macbeth and Banquo. They predict Macbeth's rise to power and Banquo's future lineage of kings. Although they never tell Macbeth to commit murder, their ambiguous prophecy still his ambition and plant dangerous ideas. Again, वही चीज जो हम already discuss कर रहे हैं, read कर रही हूँ मैं बस. The witches do not act directly, but their influence is strong. They repeat the dark force of nature. They are connected to the disorder that follows Duncan's murder. Again, नॉट मच टू डिस्कस, वही सेम चीज रिपीट हो रही है. अगेन आप नोटिस करोगे कुछ ना कुछ सेम चीजों पे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. In Dr. Foster, the chorus perform a very different but equally important role. एक नरेटर और एक मॉरल गाइड के तरह रिप्रेजेंट हुआ है, हेल्पिंग ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉस्टर्स एक्शन. बिगिनिंग से जो कोरस है वो हमें बताता है कि ये जो पे है ये वॉर और रोमांस के बारे में नहीं है, लेकिन एक ट्रैजिक फॉल के बारे में. किसके बारे में? एक मैन हु वांट्स टू मोर देन व्हाट इज अलाउड बाय गॉड. कोरस है इंट्रोड्यूस करता है और कंक्लूड करता है मेजर पार्ट प्ले का और कमेंट करता है फॉस्टर्स के कैरेक्टर पे. His ambition, his pride, and finally his despair. At the end of the play, the chorus directly warns audience to avoid unlawful things. Unlawful things are mat kijiye. The chorus follows the tradition of Greek tragedy and medieval morality plays, where a narrator speaks to the audience about moral lessons. In Dr. Faustus, the chorus helps the play function both as a story of personal tragedy and a warning about spiritual danger. यहाँ पर बेसिकली कंक्लूजन में आपको टेम्पटेशन एंड फेट की बात करनी है और मॉरल स्ट्रक्चर की बात करनी है. मेन इन 3 वर्ड्स को लेकर चल लो, कंक्लूजन बन जाएगा. 9th. Okay. Often I will thought to have done so, but the devil threatened to tear me in pieces if I named God to fetch me, body and soul. If I once gave ear to divinity, and now it's too late. Gentlemen, away, lest you perish with me. Speak, identify the speaker. Why does the speaker say it's too late? Comment upon the predicament of the speaker in these lines. Yeah, second, ये एक reference to context type का question है. The raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan under the battlements. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here and fill me from the crown to the toe
top full of direst cruelty. ये किसने और कब बोला? Who is referred to by the word raven? What does the speaker mean by fatal entrance? Simple, I think बहुत simple questions है. डॉक्टर फॉस्टर्स ने वो पहले पैरा में लाइन्स बोली थी, उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसको ये बिलीव था कि ही हैज गॉन टू फार, उसने बहुत सारे सिन कर लिया, फॉरगिवनेस भी नहीं मांग सकता, वो इतने सिन कर लिया. ही हैज मेड, उसने लूसीफर के साथ पैक्ट बना लिया, यानी एक डीड साइन कर लिया, यानी एक दस्तखत ले लिया एक पेज पे, पैक्ट बना लिया कि वो अपनी सोल 24 साल के लिए दे देगा लूसीफर को, और लूसीफर उसको मैजिकल पावर्स देगा. डिस्पाइट मल्टीपल चांसेस टू रिपेंट, उसको रिपेंट करने के बहुत सारे चांसेस मिले थे, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होने के लिए बहुत सारे चांसेस मिले थे. ही अवॉइडेड टर्निंग बैक टू गॉड ड्यू टू फियर ऑफ डेविल एंड हिज ओन गिल्ट एंड डिस्पेयर. अब जो है डेथ और डैमनेशन, डैमनेशन यानी जैसे मैं आपको बताती हूँ, लूसीफर की तरफ झुका. he feels time has run out for redemption and salvation. Comment upon the predicament of the speaker in these lines. जो फॉस्टर्स है वो अगेन अब डरने लगा है, उसको रियलाइज हो गया है कि उसने बहुत बुरे डिसीजन लिए, मेड फेटल डिसीजंस. उसको अब गॉड की तरफ बढ़ना है, लेकिन अब वो टेरिफाइड है क्योंकि उसको डेविल से थ्रेट्स मिलते हैं. दिस शोज इनर कॉन्फ्लिक्ट, उसके मन में इनर कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो चाहता सेल्वेशन है, लेकिन उसका ग्रिप जो है सिन और फियर पे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. जो ट्रेजिडी है वो ये है कि वो अभी भी फुल्ली रिपेंट नहीं कर रहा है एंड हैव फेथ, एंड थस ही बिलीव्स ही इज इररिडेम्बली लॉस्ट. उसको अब लग रहा है कि अब तो मैं लॉस कर दिया, मैं किसी चीज को रिडीम भी नहीं कर सकता. ठीक है, अब ये इस वाले में तो ये बात हुई. सेकंड में है ये ऑफ कोर्स लेडी मैकबेथ ने किया है, एक्ट 1 सीन 5 में, ऑफ मैकबेथ आफ्टर शी रीड्स मैकबेथ्स लेटर अबाउट द विचेस prophecy. She is preparing herself mentally for King Duncan's murder, which she plans to carry out when he visits their castle. Raven को क्या बोला गया? Raven एक बर्ड से एसोसिएटेड है, जो कि वो बर्ड भी अगेन किस चीज से एसोसिएटेड है? वो डेथ से या बैड ओमेन्स. बैड ओमेन यानी बुरी खबर या फिर ऐसा अपशगुन जैसा हम यहाँ बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बैड ओमेन बोलते हैं. And here it symbolizes King Duncan's fate. It is a metaphor for announcement of Duncan's doom. Duncan's doom यानी fall होने वाला phase. His fatal arrival at Lady Macbeth's castle. What does the speaker mean by fatal entrance? Fatal entrance, Lady Macbeth means arrival of King Duncan at her castle, which she sees as an opportunity to murder him. जो word है fatal indicate करता है entrance will lead to his death. She is invoking evil spirits to help her abandon all feminine weakness. Again वो जो unsex वाला context था वही यहाँ पर आ गया. Last question. Identify the lines and explain with reference to the context. RTC. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Second में क्या है? Why this is hell, nor am I out of it. Thinkst thou that I, who saw the face of God and tasted the eternal joys of heaven, am not tormented with 10,000 hells, is being deprived of everlasting bliss? Identification and explanation. Again, ये वाली जो लाइन है जो पहले में थी, स्पीकर और स्पीकर का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये मैकबेथ की लाइंस है एक्ट 5 सीन 5 से, और ये मैकबेथ नहीं बोले. शॉर्टली आफ्टर ही हियर्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ
डेथ, लेडी मैकबेथ की जब डेथ हो गई थी, उसकी लाइन से जब उसने ये बोली, इस मोमेंट पे जो मैकबेथ है इमोशनली और मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ को, रियलाइज कर रहा था that all his ambition, violence, and pursuit of power have led. Sorry, where was I? यहाँ थे हम ना, realizing that all. Sorry, just a second. Realizing that all ambition, violence, pursuit of power have led him to emptiness and despair. The speech represents Macbeth's existential crisis as he sees life as meaningless, like a brief performance of an actor, tale told by an idiot, loud and emotional, but ultimately empty. यहाँ पर जो futility इसका मतलब ये है, जब efforts जो है वो किसी चीज को conclusion नहीं होता, effort without conclusion. Okay. Again, अभी life but a walking shadow. इसमें वो क्या कह रहा है, मैकबेथ कंपेयर कर रहा है लाइफ को शैडो से. ठीक है. A poor player upon the stage. He links, I think, a human being to an actor who briefly appears on stage, makes noise, and then vanishes, leaving no lasting impact. Told by an idiot, seems like a confused and meaningless story. ज्यादा डीप नहीं जाएंगे. और ये वाली जो लाइन्स है, ऑफ कोर्स ये मेफिस्टोफेलिस ने बोली थी सीन 3 में. तो ये हमने पहले भी एक बार इसका जिक्र आया था, कौन ये वाली लाइन का, why this is hell nor am I out of it. ये वाली जो लाइन थी, इसका पहले डिस्कशन हो चुका था. Again, of Dr. Faustus during his first conversation with Faustus, उसने ये लाइन बोली थी, after being summoned through necromancy, Faustus asked Mephistopheles questions about Lucifer, the fall of the angels, and the nature of hell. In response, Mephistopheles gives this deeply emotional reply to express what is truly meant to be damned. Explanation क्या है इसकी? जो Mephistopheles है वो ये बोल रहा है कि जो hell है is not just a place. वो एक place नहीं है, but a state of being. Even though he is not physically in hell, वो carry कर रहा है hell अपने साथ, because he has lost the joy of heaven. Having once seen God and experienced heavenly bliss, उसका punishment है, his punishment, being cut off from the divine presence forever, feels like 10,000 hells. इस पैसेज में Mephistopheles रिवील कर रहा है कि is not simply a cruel devil. He is a tragic figure full of regret and torment. अच्छा, यहाँ पर अगेन जिसको नहीं पता है, गॉड ने लूसिफर को हमेशा के लिए बैंड कर रखा है अपेरेंटली बाइबल में, कि वो नहीं आ सकता इन हेवन. तो एक बहुत रिग्रेट और टॉर्मेंट है. इट ऑल्सो acts as a warning to Faustus, showing the real cost of rejecting God and eternal salvation. Ironically, इसको सुनने के बाद Faustus ignores the warning and choosing the power over repentance. Again, देखो कितने बेवकूफी की बात है कि उसने ये सब सुनने के बाद भी, गॉड से बगावत करने के बाद लूसीफर हेल को चला गया, लेकिन उसके बाद भी उसको रिपेंट नहीं करना है. ही वॉन्ट्स टू डू सिंस. इस मोमेंट पे जो मेफिस्टोफेलिस है, उसका हमें कैरेक्टर का डेप्थ हमें दिखता है. एंड
highlights a major theme of the play, spiritual pain of separation from God. अगर आप गॉड से दूरी बनाते हैं तो ऑब्वियसली सेपरेशन का पेन होता ही है, जो कि एसेंस है डैमनेशन का. Foster during his first conversation with after being summoned. Foster asked Mephistopheles questions about Lucifer. Again, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं. ये अगेन ये वाला जो पेज है इट इज रिपीटेड अगेन, तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे. वीडियो थोड़ी लंबी है आई नो, बट इम्पोर्टेंट भी है. एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. And also I want you all guys to comment. आप अगर आपको कोई फीडबैक है, अगर आपको इन नॉवेल्स के लिए समरी वीडियोस चाहिए, हम वो भी अपलोड कर देंगे जैसे आपका एग्जाम खत्म होंगे, बिकॉज अभी थोड़ा लेट है. ऑल्सो मेरे को ये वीडियो बना के बहुत मजा आया है टू एक्सप्लेन यू दीज क्वेश्चंस. आई एम श्योर जब मैं समरी वीडियो बनाऊंगी तो वो और आपको अच्छा लगेगा. अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में कांटेक्ट कीजिए, आपको इस वीडियो के नोट्स वहां से मिल जाएंगे. एंड प्राइस बहुत नॉमिनल सी है तो और आपको हेल्पफुल भी होगी आई होप. तो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग.